एक रेस्टोरेंट को चलाने में और बर्बाद करने में एक शेफ का सब काम किया है इस इंडस्ट्री के अंदर घुसने के बाद। एक दो बार तो टॉयलेट भी साफ करने पड़े थे। फूड इंडस्ट्री में हायरार्की क्या होती है शेफ्स की? मास्टर शेफ वो होता है जिसने होटल मैनेजमेंट नहीं किया हुआ। खाना बनाना भी एक साइंस है। खाने के अंदर सारा खेल मसाले का। स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है एक शेफ की? कॉमी 2 17,000 18,000 रुपये, कॉमी 1 22,000 तक। मैं जैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेजिटेरियन सुशी खाता हूँ। एक्चुअल जो सुशी है दैट इज रॉ फिश। इंडिया में कोई पर्टिकुलर रीजन के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती हैं? 90% लड़के उत्तराखंड के शेफ्स हैं। पनीर बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? अगर आप चाप बनते देख लेंगे आप कभी जिंदगी में चाप खाएंगे। पर सर आपका मोमोज पे क्या टेक है? जो मैदा का डो बेला जाता है वो पतला होना चाहिए। ग्रेवीज किस तरीके से बनाई जाती है रेस्टोरेंट में और कितने दिनों तक स्टोर करी जाती है? हर कोई शेफ बेवकूफ़ होगा ना, वो रखेगा हफ्ता भर में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, अनिरुद्ध सर, आने के लिए आज। थैंक यू वेरी मच उदय। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड यार। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप एक सेलिब्रिटी शेफ हैं और आप मास्टर शेफ 6, 7, 8 में जज भी रह चुके हैं। तो सर पहले सबसे पहले अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एक शेफ बनने की। देखो, अब सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बहुत आसान काम नहीं है शेफ बनना भी। आपको अपनी सोशल लाइफ पूरी ख़त्म करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपको अपना घर भूलना पड़ता है, बाहर भूलना पड़ता है, घर में कोई फंक्शन है वो भूलना पड़ता है, मगर लोगों के फंक्शन आपको निपटाने हैं। सही बात है। तो वही शेफ बनता है। ठीक है, तो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 27 साल हो चुके हैं। 2000 में मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी। स्टार्टेड एज एन अप्रेंटिस। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 करते 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 मेहनत तो भाई हर काम में है ही, मगर इसमें मैं कहता हूँ शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत है। बिल्कुल। 72 घंटे लगातार काम किया है विदाउट बिना सोए। अच्छा। 72 आवर्स। वाओ। मेरे को मैं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो बैंक्वेटिंग से लेके इंडस्ट्रियल केटरिंग से लेके रेस्टोरेंट ओपनिंग से लेके हर चीज़ मैंने करी है इस 27 साल के करियर के अंदर। ज़मीन से उठ के ऊपर तक जाना, बिल्कुल। वो किया है मैंने। राइट। बर्तन भी मांजे हैं वक्त आने पर, ठीक है, और खाना भी बनाया। सही सब बात काम है। किए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसने के बाद। इवन देन एक दो बार तो टॉयलेट भी साफ करने पड़े थे। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। काम तो काम है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बट ये है कि आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से हूँ, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिस वजह से मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। राइट। लोग मुझे सेलिब्रिटी शेफ मानते हैं। राइट। हालांकि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी शेफ नहीं मानता हूँ। नहीं सर, इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर हैं आप पूरे इंडस्ट्री के अंदर। जिनसे भी बात करें हम, अनिरुद्ध सेठी सर के बारे उनका नाम आ ही जाता है। तो ये वो तो उन बात लोगों है। का बड़प्पन है यार, मैं जी तो ये बिल्कुल। कहूँगा और उन जैसा लोगों कि का आपने बड़प्पन है। बताया कि आपने जर्नी स्टार्ट करी तो सब काम किया, छोटे से छोटा काम किया, बिल्कुल। टॉयलेट भी साफ किया, डिशेस भी वॉश करी। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की जनरेशन को भी सीखने के लिए कि अगर वो अपने शेफ़ की जर्नी पे है तो वो ये ना समझे कि यार मैं अगर शेफ़ बनना चाहता हूँ मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। राइट। देखो, ऐसा होता है कई बारी जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं ना, अगर आप उस इंस्टीट्यूशन को अपना मानते हैं तो आप ये जब देखोगे कि मालिक खड़ा हुआ है आपके सामने। देखो, हर किसी को जॉब करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। सही बात है। तो मालिक खड़ा हुआ है, मालिक अगर कोई हाउसकीपिंग वाला या नहीं आया, मालिक कह रहा है मैं कर दूंगा, और बीइंग अ सीनियर आप कहोगे कि मालिक कर रहा है और मैं खड़ा रहूं, वो काम नहीं हो सकता ना। मालिक को तो करने नहीं देंगे ना हम लोग भी। सही बात है। इसीलिए वो काम किया बिल्कुल। कि भाई अपने ओनर को एक रिस्पेक्ट देने के लिए किया वो काम। राइट। बट उससे मैं छोटा तो नहीं हो गया अगर कर दिया तो। हूँ तो मैं आज भी शेफ ही। और हमारे इंडस्ट्री के अंदर ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। बिल्कुल। वी आर शेफ्स, वी आर ब्लेस्ड बाय माता अन्नपूर्णा। हम लोग शेफ्स हैं। हमारा काम है लोगों का पेट भरना। अपने आप को भूखा रखे हम लोगों का पेट भरते हैं। राइट। आप किसी भी शेफ से पूछ लोगे, वो बेचारा रात को 12 बजे से पहले कभी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पहले सबको खिलाना है फिर खाना। ये चीज़ है। बहुत हार्ड वर्क है। बहुत हार्ड वर्क है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया 72 आवर्स तक 72 घंटे लगातार हमने काम किया हुआ है। साग भून रहे हैं,
ग्रेवीज बन रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो आपको सोने का टाइम ही नहीं मिलता। राइट। कई बार ऐसा होता था कि साग मुंह पे भून रहे होते थे, मुंह पे कपड़ा चढ़ा रखा ताकि साग की छींटे पड़ती थी ऊपर, यहाँ पे फफोंदे हो जाते थे। अच्छा। मुंह पे कपड़ा चढ़ा रखा है और हमारा खोंचा चढ़ रहा है, आंखें बंद है, ऐसा भी काम होता था। अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपके अटायर के बारे में और ये मेडल के बारे में। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। देखिए ये तो मैंने जो पहन रखा है ये हमारा शेफ कोट है। बिल्कुल। वी हैव टू अर्न दिस। Right. ये किसी दर्जी का सिला हुआ नहीं है। हाँ, सिलता तो बेचारा दर्जी ही है मगर इसको भी पहनने के लिए आपकी एक औकात होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आजकल तो लोग सब शेफ कोट पहन के बैठ जाते हैं, मगर हमने इस कोट को खरीदा नहीं है, इसको अर्न किया है। सही बात है ना। और ये जो मेरे मेडल्स हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा है। राइट। ये हमारा सैश है, इसको मैं आई एम द पार्ट ऑफ इंडियन कुलिनरी फोरम। ओके। ठीक है, आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी फॉर दैट। दिस इज द ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन कुलिनरी फोरम, जिसे हम ICF बोलते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर ये सैश हमें दिया जाता है और साथ में ये मेडल्स हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो एज अ रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं, और एज अ जो कोई कॉम्पिटिशन्स अगर हमने जीत रहे हैं उसमें जीते हैं तो वो ये मेडल्स और ये बैचेस हमें मिलते हैं। अच्छा। और सर कलर के पीछे क्या होता है? जैसे वाइट कोट भी पहना जाता है। हाँ हाँ। और आप जैसे अभी ग्रे कोट पहन के आए हैं। देखिए शेफ कोट जो है बेसिकली देखा जाए तो वाइट ही माना जाता है। अच्छा। वाइट शर्ट, वाइट जैकेट, शेफ जैकेट बोलते हैं हम लोग, वाइट शेफ जैकेट, राइट। और ब्लैक पैंट। पहले तो चेकर्स चलते थे, अब चेकर्स का रिवाज नहीं रहा। हाँ, वो ब्रॉड पहले से हाँ, पहले टाई, साथ में टाई होती थी, और ब्लैक शूज जो कि दिन में 2 बार पॉलिश होंगे, ये की कंपलसरी था। ओके। तो अब जो है धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों ने कलर्स, ब्लैक भी आ गया, अब ग्रे भी आ गया। जैसे जैसे फैशन चेंज हुआ वैसे वैसे कलर्स भी चेंज होने लग गए। सही बात है। बट आज भी जो एक्चुअल कलर है दैट इज वाइट। अच्छा, कोई रीजन है उसका? नहीं, रीजन कुछ नहीं है उसका, रीजन उसका कुछ नहीं है। हाँ, रीजन होता है कैप का, जो हम शेफ कैप लगाते हैं उसका रीजन होता है। जितने फोल्ड्स हैं, शायद ये पता नहीं किसी को पता भी है कि नहीं, जितने उस कैप के अंदर फोल्ड्स होते हैं उतने तरह के अंडे आपको बनाने आने चाहिए। अच्छा। यस। ओके। इट्स अ फ्रेंच, कहते हैं ना फ्रेंच पार्ट था ये किसी टाइम पे। शेफ पॉल बकाउस थे, शेफ अगस्ट थे, एस्कॉफियर थे। राइट। तो ये उस टाइम का पार्ट था कि आपके हैट, शेफ हैट जो बनेगा उसके अंदर जितने वट होंगे, वट हम पंजाबी में वट बोलते हैं, ठीक है, जितने वट होंगे उतने तरह के अंडे आपको बनाने आने चाहिए। अच्छा। ये इसका ट्रूथ था शेफ कैप का। और शुरू से लेके अब तक वाइट जैकेट ही हमारा जो है एक अटायर है, ये वाइट जैकेट, और बहुत कंपलसरी होता है। राइट। सर आप कंसल्टेंसी भी देते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड। I have also already worked with in Bahrain by the name of the restaurant Kebab and Curries. I have also worked with one of the this brand called as Chula, and one of the brand Haveli. अच्छा। It's in UK. And also I have worked with this Khan Chacha. खान चाचा का नाम आपने सुना होगा। Of course sir. I think कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। उनका कोई कंसल्टेंट रहा हूँ मैं। And I also worked with Mayfair Resorts. Okay. I was their consultant also. उनका नकली ढाबा, रेस्टोरेंट, टी पॉट मेरे हाथ का खुला हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ मैं आज भी R&D करता हूँ। मेरे कई नए रेस्टोरेंट्स अभी आ रहे हैं, और मुझे कंसल्टेंसी करते हुए एटलीस्ट मान के चलिए आप 2017 से छोटी मोटी मैंने स्टार्ट कर दी थी, और आज 10 साल हो गए। अच्छा। कंसल्टेंसी करते करते 17 साल जॉब, 16 साल जॉब किए, और 10-11 साल हो गए मुझे कंसल्टेंसी करते हुए। तो कंसल्टेंसी आप किस तरीके से करते हैं? मान लीजिए कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है अगर, मैं हमेशा टर्न की प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। टर्न की प्रोजेक्ट्स इन द सेंस बनते हुए। अच्छा। अगर किसी को सपोज करिए कि खाना चेंज करना है, मेन्यू प्लानिंग करानी है, वो भी करता हूँ।
ओनली स्टाफिंग का काम नहीं कर सकता कभी भी मैं। मतलब आप कह के चलिए कि आई एम अ वन मैन आर्मी फॉर रेस्टोरेंट। आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपको सब कुछ मिलेगा, इंटीरियर से लेके आपको कहते हैं ना लास्ट ट्रायल्स तक सब कुछ मिलेगा। अच्छा। मेन्यू प्लानिंग, वेंडर असिस्टेंस, फिर उसके बाद आपका ट्रायल्स, स्टाफिंग, सब Right. कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके लिए मैं पूरा जो है 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा, तो सर जैसे आजकल देखा जाता है रेस्टोरेंट बिजनेस ना, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस भी कहा जाता है उसको, क्योंकि 90% रेस्टोरेंट्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं विद इन 1 ईयर ओनली। उसका आई एक थिंक रीज़न उससे है, भी कम। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, ठीक है, मगर माँ के पेट से कोई भी कुछ सीख के नहीं आता है, करके ही सीखना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि लोग जो भी ओनर्स होते हैं, अगर इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी स्टाफ नहीं टिकता। मेन जो रीज़न आता है वो स्टाफिंग की वजह से आता है। आपका शेफ़ चेंज हो गया, आपका खाना चेंज हो गया, इसीलिए कहते हैं कंसल्टेंट हायर करो। इसीलिए कहते हैं कंसल्टेंट हायर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 महीने की। हम लेते हैं ना 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 15 महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी, राइट। कि खाना भी चेंज नहीं होगा, आपका रेस्टोरेंट भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी, एक अभी टेस्ट को मेंटेन टेस्ट किया जाता मेंटेन है। रहेगा। मैं आई एम स्टिल हैंड्स ऑन। मैं आज तक खाना खुद बनाता हूँ, खुद जाके स्टाफ को ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने कोई Right. लड़के नहीं रखे हुए। आई एम स्टिल हैंड्स ऑन। चाहे वो 1000 आदमी का खाना क्यों ना बनाना हो, 5000 आदमी का खाना क्यों ना बनाओ, आई एम स्टिल हैंड्स ऑन। आई कैन प्राउडली से दैट कि आई एम स्टिल हैंड्स ऑन। क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ें ही देखने को मिलती हैं मेनली, बिल्कुल। जो फेल होते हैं। टेस्ट में चेंजेस होते हैं, शेफ्स बहुत बहुत जैसे बदलते हैं। जैसे आप अगर आप कॉस्ट कटिंग के ऊपर भागोगे, राइट। वैसे वैसे आपके खाने के ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। जो एक्चुअल फूड कॉस्ट होती है, अगर मैं फूड कॉस्ट की बात करता हूँ, खाली फूड कॉस्ट, अब लोग कोयले को भी, अपना सिलेंडर्स को भी फूड कॉस्ट पे काउंट कर लेते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल फूड कॉस्ट, दैट इज योर फ्यूल कॉस्ट। राइट। फिर आगे यूटिलिटी कॉस्ट आ जाती है, जिसमें आपके रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, फिर आपका क्या कहते हैं स्टाफ की सैलरी हो गई, फिर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। दैट ऑल कम्स अंडर यूटिलिटी कॉस्ट। फूड कॉस्ट अलग हो जाता है। फूड कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका खाने का सामान कितना यूज हो रहा है, जिसमें सब्जी भी आ जाती है, आपका बुचरी भी आ जाती है, आपका डेयरी प्रोडक्ट भी आ जाता है, आपका ग्रोसरी भी आ जाती है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो इंडियन हो। राइट। वो फूड कॉस्ट कितनी आ रही है, मेन चीज वो डिपेंड करता है आपका। तो वैसे कितनी होनी चाहिए फूड देखिए, अगर वेज रेस्टोरेंट है परसेंटेज में, तो, अगर हाँ मैं बताता हूँ आपको, अगर वेज रेस्टोरेंट है तो 28 to 30% फूड कॉस्ट होनी चाहिए। 30% तक फूड कॉस्ट अगर आपकी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और अगर आप नॉनवेज पे चले जाते हो तो 35% तक फूड कॉस्ट आनी चाहिए। ओके। अगर इससे ऊपर जा रही है तो कोई ना कोई झोल है, चाहे वो लीकेज है, चाहे वो वेस्टेज है, वो आपको चेक करना है। राइट। अब उसके भी सिस्टम्स हैं, उसके भी एक तरीके हैं, क्योंकि मैं ऑडिट करता हूँ तो ऑडिट पे जाता हूँ, तो उसके भी एक तरीके हैं। आपको किस तरह से आपको उसको मेंटेन करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एग्जीक्यूटिव शेफ। अगर आपका एग्जीक्यूटिव शेफ ध्यान नहीं दे रहा है तो आपकी फूड कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ओनर्स को फूड कॉस्ट कैसे कंट्रोल करके देनी है। राइट। अगर आफ्टर ऑल यार वो बेचारा भी पैसा लगा के बैठा है, उसको भी कमाना है। अगर आप ही ध्यान नहीं देंगे फूड कॉस्ट के ऊपर तो वो बेचारा कहाँ से ला के देगा आपको? सैलरीज तो आप तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना यार। वो नहीं कमा पाएगा तो आपको कैसे देगा सैलरी? राइट। यही चीज़ है मैम। ठीक है सर, थोड़ा हायरार्की के बारे में बताइए। शेफ इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में हायरार्की क्या होती है शेफ्स की? कॉमीज जैसे स्टार्ट होता है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर हम हायरार्की पे जाते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है अप्रेंटिस। ठीक है। ठीक है, जैसे आपने किया होटल मैनेजमेंट की, होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर पहले जेटी होता है, फिर उसके बाद एमटी होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, फिर आ जाते हैं कॉमीज, फिर कॉमिसरी में आ जाता है। कॉमिसरीज में आपका जो है कॉमी 3 द लोएस्ट पोस्ट हो जाती है, फिर कॉमी 2, फिर कॉमी 1। ठीक है, यहाँ तक शेफ नहीं है वो। अच्छा। ये बात बहुत मिसकॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री के अंदर। शेफ
ही इज नॉट अ शेफ टिल कॉमी, ठीक है। ही इज कॉमिसरी। उसके बाद शुरू होता है आपका शेफ लगना, डीसीडीपी, जिसे डेमी शेफ दी पार्टी बोला जाता है। ओके। वहां से शुरू होता है शेफ लगना, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि काम कैसे करना है, काम को हैंडल कैसे करना है। फिर आ जाता है सीडीपी, शेफ दी पार्टी। ये सब फ्रेंच टर्म्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कोई, अब तो शुरू हो गया सीनियर सीडीपी, सीनियर शेफ दी पार्टी। राइट। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सू शेफ, जूनियर सू शेफ। फिर उसके बाद आ जाता है शू शेफ। जैसे जैसे फिर उसके बाद आपका आ जाता है अपना क्या कहते हैं, नहीं, उसके बाद आ जाता है आपका मास्टर शेफ। अच्छा, ओके। मास्टर शेफ वो होता है जिसने मतलब आपका होटल मैनेजमेंट नहीं किया हुआ, बट वो खाना बनाना बहुत अच्छा जानता है। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसको पूरी पहचान है कि खाने को कैसे संभालना है, खाने को कैसे बनाना है। और ये जो टर्म है मास्टर शेफ की, ये आईटीसी के थ्रू दी गई थी, ओके। राउंड अबाउट 90s, क्योंकि कई मास्टर शेफ वहां पे आज भी काम करते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव शेफ। ओके, मास्टर शेफ से ऊपर। मास्टर शेफ से ऊपर, क्योंकि इन सब की रिपोर्टिंग जो है वो एक्जी तक होती है। कॉमी जो है सीडीपी को रिपोर्ट करेगा, कॉमी से लेकर डीसीडीपी जो है वो सीडीपी को रिपोर्ट करेगा, सीडीपी अपने सूशेफ को रिपोर्ट करेगा, सूशेफ अपने मास्टर शेफ को या एग्जीक्यूटिव शेफ को रिपोर्ट करेगा। फिर इसके बाद एक पोस्ट और आ जाती है, वो है अपना कॉर्पोरेट शेफ। कॉर्पोरेट का मतलब है ही इज हैंडलिंग द फुल कॉर्पोरेट। ठीक है। फिर आगे एक और आजकल निकली हुई है जिसे कहते हैं सीटीसी, यानी कि शेफ द क्यूजीन। ओके। सपोज फॉर एग्जांपल कोई इंडियन शेफ है, तो ही इज अ शेफ द क्यूजीन फॉर द इंडियन शेफ। कोई पैन एशियन शेफ है, ही इज द सीटीसी फॉर पैन एशियन शेफ। राइट। ये आजकल नई पोस्ट निकली हैं। तो अब ये हायरार्की में हमारे ये जो है ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है। और सर जैसे मान लीजिए अभी पीछे मैंने एक शेफ से बात करी थी, उनसे पूछा था कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है एक शेफ की, तो उस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी। तो हमारी इंडस्ट्री मान लीजिए अगर कॉमीज 3 से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की तारीख में थोड़ी सैलरी तो बढ़ गई है। अच्छा। पहले होती थी कॉमी 3 की सैलरी 11,000 12,000 रुपये। अच्छा। ये आज से 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, कोविड से पहले की। कोविड के बाद जाके वो सैलरी अब आज कॉमी 3 की 15,000 तक पहुंच गई है। अच्छा। ठीक है, फिर हमारे टाइम पे तो वो सैलरी होती थी करीबन मतलब 1500-1600 रुपये। ठीक है, तो वही चीज़ है। और अब जो है आप देखो कि आज की तारीख में अगर हम कॉमी की सैलरी लेते हैं, कॉमी 1 या कॉमी 2 की सैलरी लेते हैं, कॉमी 2 17,000 18,000 रुपये, कॉमी 1 22,000 तक, डीसीडीपी 25,000 रुपये तक। मेरी जो रेंज है मैं इससे नीचे सैलरी देता नहीं हूँ और इससे ऊपर देता नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे ओनर को भी बचाना है और मुझे अपने लड़के को भी बचाना है। राइट। 5,000 लड़का आज भी मेरे साथ काम करता है, मोर देन 5,000। ठीक है, और आप ये देखिए कि एक सीडीपी अगर अच्छा सीडीपी है तो उसको 28 से 32,000 के बीच में हम लोग सैलरी दे देते हैं। ओके। फिर सीनियर सीडीपी आता है वो 40,000 तक पहुंच जाता है, सू शेफ 55-60,000 तक पहुंच जाता है। एक्जी शेफ तो भैया जिस लेवल का शेफ है उस हिसाब से होता है की सैलरी हो जाती है उसकी। मतलब मान के चलो अगर अच्छा शेफ होगा तो 70,000 75,000 80,000 लाख रुपए तक भी जाती है, 1.25 लाख भी जाती है। मतलब शेफ के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ओके कि उसकी सैलरी कहाँ तक जानी चाहिए। और सर अगर यही अगर मैं बोल दूं कि एक 5 स्टार होटल आ जाता है फिर वहाँ सैलरीज बढ़ जाती है। अच्छा। वहाँ पे सीडीपी की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 35 तक है। 35 लाख 35,000 पर मंथ। मैं 35 लाख पर ईयर। 35 लाख नहीं यार, 35 लाख आपको कॉर्पोरेट के जाए, कॉर्पोरेट पर तक पहुंच के आपकी 35 40 50 लाख पैकेज बता रहे हो आप। तो अदरवाइज आप मान के चलिए नॉर्मल अगर हम एक्जी शेफ अच्छा एक्जी शेफ होगा उसका जो एनुअल पैकेज होगा 18 लाख रुपए तक का होगा। अच्छा। 17-18 लाख रुपए अच्छा शेफ होगा अगर होटल में भी काम करता है तो 18 लाख से 15 से 18 के बीच में होगा। राइट। तो सर जैसे कोई शेफ बनना चाहता है इंडिया में, अगर कोई शेफ का कोर्स करता है तो मतलब किस तरीके से प्रोसीजर होता है, और मतलब जैसे आपका लेवल है, आप जिस लेवल पे हो, तो किस तरीके से एक थोड़ा सा मैं कहूँगा एक
डायरेक्शन बताइए, कोई अगर करना चाहता है तो। देखिए, सबसे पहले तो उसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होना चाहिए, सही बात है। अगर उसको इंटरेस्ट है तो। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आई वाज द जज फॉर इंडिया स्किल्स ऑल्सो, जो कि इंडिया स्किल्स के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैंने पिछले कई सालों से, फ्रॉम लास्ट 2000 नहीं फ्रॉम सॉरी इस 2020 आई एम जजिंग दैट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो। तो उसके अंदर छोटे छोटे मतलब बच्चे होते हैं, 21 साल तक की उसकी एज लिमिट है। 21 साल से ऊपर आप पार्ट नहीं ले सकते उस कंपटीशन के। राइट। आपकी एज 16 से 21 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर 16 से 21 के बीच में, तो बच्चा 2 बार या 3 बार पार्ट ले सकता है। वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को लगन है करने की, शेफ बनने की लगन है ना। सबसे बड़ी चीज़ है लगन। अच्छा। अगर आपको लगन है खाना बनाने की, तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है यार। आप कितने भूखों का पेट भरते हो, सही बात है। कितनी दुआएं लेते हो, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपकी डेडिकेशन क्या है। वुड यू बी लाइक टू, एक कहते हैं ना फोकस, अगर आपका फोकस है, आपकी डेडिकेशन है टू बी अ शेफ, तो फिर अलग अलग कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी हैं, IHM है, कई कॉलेजेस हैं, IBCA है, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर बेकरी एंड culinary आर्ट्स। राइट। लेवॉन है, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड ओनली बेकरी, है ना। इट्स अ वेरी गुड, मतलब ये जो हैं बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप जाके बेकरी सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी कई वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिविजन्स आ जाते हैं कि आपको इंडियन शेफ बनना है, आपको कॉन्टिनेंटल का बनना है, आपको पैन एशियन बनना है, आपको बेकर बनना है, आपको पैटिसरी में जाना है, कई चीज़ें हैं। राइट। जापानीज करना है आपको, क्या कहते हैं, वो पैन एशियन में ही आ जाता है सब कुछ। हाँ, आजकल तो पैन एशियन इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हाँ, उसका दिल्ली reason, में भी, सिटीज में। अगर एक्चुअल पैन एशियन अगर अब कोई होगा ना, तो यहाँ पे इंडिया में कोई खाएगा नहीं उसको। इट्स इंडो चाइनीज, आई कैन से दैट। ये बात बिल्कुल सही बोली आई आपने। कैन से दैट, इंडो चाइनीज। राइट। चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो जापानीज है। एग्जैक्टली। अब सुशी को ही ले लो ना यार, क्या यहाँ पे रॉ फिश कोई खाता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। देयर आर सम पीपल, अगर कहते हैं ना, Right. एक 2% या 3% लोग होंगे इंडिया के अंदर जो कि रॉ फिश खा लेंगे। मगर आप कहोगे कि एक्चुअल जो सुशी है, दैट इज रॉ फिश। ट्रू। मैं जैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेजिटेरियन सुशी खाता हूँ। हाँ, वेजिटेरियन सुशी होती नहीं है। होती ही नहीं है। बट एक जगह है यहाँ पे, जैसे दिल्ली में यूमी। हाँ, पता है मुझे, यूमी जानता हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ पे, मेरा फिक्स है कि जाके ट्रफल मशरूम सुशी खाता ही खाता हूँ। ट्रुफल मशरूम आ जाती है, अब एस्पैरगस आ जाती है, कई 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 हैं। अब सुशी के अंदर भी आप देख लो ना, और माकी, उरामाकी, कई निगरी, कई तरीके की हैं। राइट। ठीक है ना। तो बट ये है कि सुशी इज बेसिकली अ फिश। ट्रू। तो अब वही है कि अब भेड़ चाल चल रही है तो चल रही है। इनोवेशंस, बीइंग अ शेफ्स, हमारा काम है इनोवेशंस करना। अब मैंने कलाकंद, अपना कलाकंद, और एक शॉप थी, शॉप क्या कहूँगा मैं, एक बहुत अच्छी कंपनी, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, मैंने उनके लिए कराची हलवे की सुशी बनाई थी। अच्छा। फॉर अ मॉडर्न इंडियन डेजर्ट। ओके। तो मैंने उनके लिए डिस्कवर की थी, हाइबिस्कस रसगुल्ला डिस्कवर किया था उनके लिए। ओके। तो देखो, कई चीजें हैं जो हम लोगों के भी खुराफाती दिमाग में, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, R&Ds चलती रहती हैं। तो ये सब चीजें तो उल्टी सीधी करते रहते हैं हम लोग, इसके बिना गुजारा नहीं है आज की तारीख में। राइट। और शेफ्स भी पहले सुना जाता था, सिर्फ शेफ सुना जाता था। अब यह कि पैन एशियन शेफ, मतलब ज्यादा सुन, इस तरीके का, मतलब शेफ्स को भी अलग अलग टाइटल्स दिए जा रहे हैं। कैटेगरीज हो गई, कैटेगरीज हो गई हैं, कैटेगरीज हो गई, सब कैटेगरीज बन गई। अब कोई इंडियन शेफ है, अब इंडियन में भी 2 चीजें आ जाती हैं, इंडियन करी के इंडियन तंदूर। ट्रू। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो सब बोलते तंदूर का तंदूरिया है। क्यों तंदूरिया भैया? ही इज अ शेफ। क्यों तंदूरिया बोलोगे आप उसको? है क्या नहीं? आप उसको क्यों तंदूरिया बोलोगे? ही इज अ तंदूर शेफ। राइट। अच्छा सर, जैसे काफ़ी लोग ना कोर्स करके बाहर जाने की भी करते हैं, बीइंग अ शेफ, की हमें अब बाहर काम करना है, तो ऐसा होता है कि बाहर कंट्रीज में ज़्यादा स्कोप है शेफ्स का, या फिर? स्कोप तो है, मैं खुद बेचता हूँ यार। तो
उसके अंदर क्या होता है कि आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप बाहर जा सको। सही बात है। बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं, आप सुनते तो हैं नहीं किसी की भी। हमारे लिए तो बच्चा ही है ना यार, जो 20 साल का, 18 साल का, 19 साल का है, वो तो हमारे लिए बच्चा ही है ना। सही बात है। अब उनको पहले यहाँ तो कुछ सीख लो। आपको बाहर जाना है, ठीक है, बाहर जाओ। वहाँ गटर से लेकर शटर तक सब काम करने पड़ते हैं। वहाँ पे कोई अलग अलग कॉमीज नहीं होते। वहाँ पे 4 बंदे हैं तो 4 बंदे ही किचन संभालेंगे, या 5 बंदे हैं तो 5 बंदे ही किचन संभालेंगे। आप सही बात है, सब कुछ करना सब कुछ पड़ेगा। करना है आपको। वहाँ पे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे आपको, वहाँ पे नाली भी साफ करनी पड़ेगी आपको, वहाँ पे सब कुछ करना। वही मैं बता रहा हूँ ना, गटर से लेकर शटर तक सब काम करने पड़ते हैं। यहाँ तो फिर भी आप राजा हो। राइट। यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है, वहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगी। और इंडियन शेफ्स ना, उनकी एक्चुअली में डिमांड बहुत है। मतलब हर जगह मैंने, हाँ, हर क्यूजीन में मैंने देखा है कि इंडियन शेफ्स काम करते हैं बाहर। इसका एक रीज़न है, क्योंकि इंडियन शेफ, आई माई सेल्फ इज एन इंडियन शेफ, चाहे वो करी है या चाहे वो तंदूर है, सब काम कर लेता है। सही बात है। चाहे वो पैन एशियन हो, हाँ। चाहे, दिस कम्स आफ्टर द एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। चाहे वो चाट हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। चाहे वो पेंट्री हो, चाहे वो आपका इंडियन कुजीन हो, चाहे आपका पैन एशियन हो, एक इंडियन शेफ सब कुछ कर सकता है। सही बात है। सर मेरे पास ना एक स्टोरी थी। मैं बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था 5 साल। तो मैंने ये स्टोरी एक बार पहले शेयर करी हुई है। तो क्या हुआ था कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, इटालियन रेस्टोरेंट। तो सारे मतलब वेटर्स भी सारे इटालियन, पूरा मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा पूरा सारे वाइट ही थे वहाँ पे। मतलब मैं वैसे गया था तो कोई इंडियन मेरे को दिखा नहीं। तो मैं ना फिर वॉशरूम गया, तो वहाँ से ना किचन का गेट खुला हुआ था और वो सारे इंडियन शेफ्स, पास्ता लगा, बर्तन दो, हाँ, सारे इंडियन शेफ्स थे अंदर। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए डिमांड बहुत है। राइट। वही ना, वो है ना, वो कौन सी वो कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिमांड एंड ऑल, वो करके जो एक कहावत है। तो डिमांड तो बहुत है, इंडियन शेफ्स की बहुत डिमांड्स है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो सारा काम कर लेते हैं यार। सही बात है। वो सारा काम कर लेते हैं, बेचारे कुछ नहीं बोलते और सब चुप करके काम करते रहते हैं। गधा मजदूरी होती है। सीधी सी बात बताऊं मैं, अगर एक लोकल लैंग्वेज में बोलूंगा तो गधा मजदूरी होती है। बट हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे एक ड्यूटी आवर्स है। अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर ऑफ है तो ऑफ है। ये नियम पक्के हैं, ये चीज़ तो है। वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर द स्टाफ, दैट इज वेरी गुड। चाहे वो कोई भी कंट्री आप ले लो, चाहे आप यूके ले लो, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप अपना अरब कंट्रीज ले लो, रूल्स आर वेरी गुड। सही बात है। आपको रूल्स अच्छे हैं वहाँ पे। ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे भी, अगर इंडिया में भी कोई 5 स्टार होटल में शेफ, एज ए शेफ काम कर रहा है, तो मैंने सुना है वहाँ पे भी बहुत अच्छे रूल्स हैं उनके लिए, यहाँ ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड हैं। ऐसा होता है, आपको लगता है? होता है, बिल्कुल होता है। कोविड से पहले तो होता था। अच्छा। जैसे कोविड के बाद अब स्टाफिंग कम करनी चालू कर दी थी होटल्स ने भी, सब चीज़ों ने, बट उससे थोड़ा सा ड्यूटी आवर्स बढ़ गए। अच्छा। अब 12 घंटे तक की ड्यूटी हो ही जाती है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में आने का टाइम है। अगर आपकी ड्यूटी शिफ्ट 2 बजे की है तो आपके 2 बजे के आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं। अच्छा। अगर आपका खुद ही मन नहीं करेगा यार, अभी पार्टी चल रही है, कैसे छोड़ के चला जाऊँ? सही बात है ना? अभी गेस्ट बैठा हुआ है, मैं कैसे खुद छोड़ के चला जाऊँ? ये चीज़ें, एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और एक अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ लगाव, हम लोगों के पैर रोक देता है। सही बात है। एक जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। सर ये बात तो है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ खाली किचन, मैं फ्रंट के लिए भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल। फ्रंट स्टाफ के लिए भी यही सीन है। अगर गेस्ट बैठा है तो बेचारा सर 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 करता रहेगा, वो नहीं जा सकता। और सबके बस की भी नहीं है। हमारा तो काम ही है सर, थैंक यू, वेलकम सर, यही होता है। सर आपने देखा है कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर रीजन के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती हैं एज बीइंग शेफ्स? उत्तराखंड। अच्छा। 90% लड़के उत्तराखंड के शेफ्स हैं अच्छा। आज की तारीख में। 90 तो नहीं कहूँगा, खैर
आप मान के चलिए 70% मान के चलिए 70% तक लड़के आज भी शेफ हैं। और उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है इसी इंडस्ट्री को लेके, हॉस्पिटैलिटी। चाहे वो फ्रंट है, फ्रंट स्टाफ है, अपना कट F&B सर्विस है, चाहे वो F&B प्रोडक्शन है। अच्छा, उत्तराखंड वाइडली स्प्रेड है। बहुत मेहनती हैं वो लोग। मेहनती हैं लड़के। मेरे अपने सारे लड़के उत्तराखंड के हैं। 5,000 से मैंने आपको बताए सब उत्तराखंड के हैं। अच्छा, पिछली बार भी मैंने एक शेफ से उनसे पूछा था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि उत्तराखंड के लोग सबसे ज्यादा मेहनती हैं। उत्तराखंड के ही हैं। अब आज की तारीख में बिहार भी आ गया है, बंगाल भी आ गया है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए, अगर हमें स्टाफ भेजना होता है कहीं झारखंड साइड पे, या हमें स्टाफ भेजना होता है अपना बिहार साइड पे, या हमें स्टाफ भेजना होता है डाउन द लाइन, डाउन द इंडिया साउथ में, तो वहाँ पे ज़्यादातर बंगाली, बिहारी, नेपाली। अच्छा, नेपाल के भी बच्चे बहुत मेहनती हैं। अच्छा, नेपाल के बहुत मेहनती बच्चे हैं। पैन एशियन सारा उन्हीं के हाथ में है। अच्छा, पैन एशियन आप मान के चलिए 80% आपको नेपाली मिलेंगे। ओके, यस, 80% नेपाली मिलेंगे आपको पैन एशियन के अंदर। राइट, बहुत मेहनती बच्चे हैं नेपाल के भी। सही बात है। थोड़ा सा गुस्सा उनको ज्यादा आता है बट ये है कि लड़के ऐसा अच्छे भी होता है। हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ लड़के बहुत अच्छे हैं नेपाल के। राइट। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे, आप मास्टर शेफ में भी गए हैं, जज रहे हैं, मास्टर शेफ 6, 7, 8 में मैं दोबारा ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। सर अपना एक्सपीरियंस पहले तो उसका बताइए अब थोड़ा। देखिए, एक्सपीरियंस तो सब अच्छे होते हैं, चाहे वो मास्टर शेफ का हो, चाहे वो मेरी अपनी जर्नी का हो। बंदा कुछ ना कुछ रोज सीखता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, वी वॉज इन प्रीलिम्स, वी वॉज जजिंग द प्रीलिम्स। अच्छा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है कि जगह जगह से लोग आते हैं, खाना लाते हैं, खाना बनाते हैं, हमें टेस्ट कराते हैं, हम लोग उसमें से चूज़ करते हैं। तो उसके अंदर से जब चूज़ किया, आगे कर दिया, फिर आगे हमारा और उनके बैठे होते हैं लोग, फिर वो आगे उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग आगे जाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम होता है राइट। उसका। और हमारे साथ में उनका एक कोऑर्डिनेटर होता है। ओके, बट हाँ, वो लोग स्टोरीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक अच्छा, स्टोरीज देखते हैं, स्टोरी होनी मतलब चाहिए, बैकग्राउंड स्टोरी होनी चाहिए। अच्छा, मास्टर शेफ में मतलब अगर आप जा रहे हो तो स्टोरी होनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आपको एक कहते हैं ना कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब जैसे रिपु दमन आंडा था, सदफ है और पंकज जी हैं, कई लोग हैं जो इनसे आज मास्टर शेफ के थ्रू ऊपर पहुंचे हैं। सही बात है, और एक टैग जुड़ जाता है ना, एक टैग जुड़ जाता है। तो मास्टर शेफ में अपने आप में कहूँगा कि बुरी चीज़ नहीं है, मास्टर शेफ बहुत अच्छी चीज़ है। राइट। हाँ। और जैसे काफ़ी लोग दिखाते हैं, आते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा होता है यार। मैं तो खुद देख के हैरान था। मुझे आज भी याद है, किसी ने घिए के रोल बनाए थे। अच्छा, हाँ, घिए के रोल बनाए थे। घिए के रोल बनाए थे। क्या नाम था, मैं फॉरगॉट द नेम। अच्छा, तो एक ने बनाया था, राजस्थानी डिश है कुमठिया का हलवा, इट्स अ लॉस्ट रेसिपी ऑफ इंडिया। ओके, फिर मैंने उसके ऊपर R&D करी, रिसर्च करी, मैंने रेसिपी बनाई। वाह। कुमठिया एक काले रंग का बीज होता है जो कि आपको वहीं मिलेगा, राजस्थान में। तो उसका हलवा, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, मतलब आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। राइट। कई लोग तो बाजार से खरीद के लेके आते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ऐसा भी तो वहाँ पे बनवाया नहीं जाता? आप जैसे आप अगर जज बना के लाएंगे, वो बना के लाएंगे। अच्छा, हमें प्लेटिंग करके हमें देंगे, वी विल टेस्ट इट। ओके, वी विल टेस्ट इट। और हम लोगों को अलग अलग कमरे दिए जाते हैं, अलग अलग रूम्स के अंदर हम लोग बैठ के वहाँ पे जजिंग करते हैं। अच्छा। तो सर ऐसे तो मास्टर शेफ में फिर जो आपने बताया प्रीलिम्स में कोई ऐसे ही बाजार का अगर खाना लेके आ रहा है तो पता लग जाता है, पता लग जाता है। ये तो बीइंग अ शेफ हमें पता लग जाता है ये खाना बाजार का है या घर से बना के लाया। अच्छा, हमें पता लग जाता है। एक तो बंदा तो लड्डू ले आया था, मुझे आज भी याद है। आई वाज जजिंग सीजन 7, तो वो लड्डू ले आया था कि मैंने बनाया है। मैं कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपने बनाया। मैं कहा आप हलवाई हो? कहते नहीं, मैं हलवाई नहीं हूँ। मैंने कहा आप क्या कहते हैं, फिर आपने कैसे बनाया ये? आई आस्क्ड द क्वेश्चंस, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं मैंने पूछे उससे। ही वाज नॉट एबल टू आंसर दैट। मैं कहा ओके, थैंक यू वेरी मच, बस काम खत्म। वहाँ पे मैं समझ गया कि ये क्या है।
अच्छा। वही चीज़ें हैं कि देखिए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो खाना बनाना है, खाना बनाना भी एक साइंस है, क्योंकि इसमें भी टेक्निक्स चाहिए होती हैं राइट। कि नमक कब डालना है, हल्दी को कब डालना है, मिर्च बिल्कुल। को कब डालना है, किस टाइम पे आपको भूनना है और कितना भूनना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सही ये मैं बात है। इंडियन क्यूजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, Right. इटालियन और जापानीज और चाइनीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज चाइनीज एंड जापानीज। चाइनीज इज स्टर फ्राइंग, टॉस करना है बस आपको, सही बात है। ठीक है। इटालियन में थोड़ा बहुत कुकिंग है, इटालियन का भी, उसमें भी आपको पूरा भूनना नहीं होता, बट इंडियन खाना बिना भुनाई के है ही नहीं। सही बात है। इंडियन खाने को तो भूनना पड़ेगा आपको, और किस टाइम पे कौन सा मसाला जाएगा ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू। मेन मसाले तो 5 ही हैं इंडियन क्यूजीन के, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सही बात है। बस। इसी से कलर आता है और इसी से ही आपका जो है टेस्ट आता है। इन्हीं को मिला जुला के आपको एक्सपेरिमेंट करनी है एक्सपेरिमेंट सारी। करना है, ये 5 मसाले हैं। तो सर जैसे मास्टर शेफ का जो क्राइटेरिया होता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट से कोई कोर्स कर रहे हाँ हो तो बिल्कुल, आपको अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड। वो चीज़ है, ओके। वो चीज़ है कि आप अगर HM के हैं तो आप यू आर नॉट अलाउड। होम जो लोग घर पे बनाते हैं खाना, उनको अलाउड होता है, अच्छा, ये चीज़ है। ठीक है। राइट सर। सर अब थोड़ा बात करते हैं, कुछ क्यूजीन्स की और बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में भी बड़ी सारी क्यूजीन्स अभी पॉपुलर हो रही हैं। अच्छा, एक नेपाली क्यूजीन भी, थकाली, बहुत ज़्यादा थकाली पॉपुलर हो फूड, रही है यस। कुछ जगहों पे। हाँ। आपका कोई है ऐसा पर्टिकुलर फेवरेट कोई क्यूजीन? इनके जैसे यहाँ पे एक मटन बनता है, मटन को सुखा देते हैं, अच्छा नाम भूल गया हूँ मैं उस डिश का। एक इनकी सेल रोटी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। राउंड रोटी बनती है बिल्कुल ऐसी पतली सी, उसे सेल रोटी बोलते हैं लोग। ओके। इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में खाते हैं चाय के साथ, राइट। ठीक है। नेपाल नेपाली मोमोज, हाँ। वो तो सारी दुनिया में फेमस है, हम्म, ठीक है। तो नेपाली थकाली क्यूजीन, इसमें भी कई तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं। हम्म, इसमें थकाली अलग हो जाता है, फिर एक और इनकी क्यूजीन है, एक्चुअली नाम भूल गया मैं। हम्म, तो अलग अलग मतलब वो है, और बहुत ही बढ़िया क्यूजीन है नेपाली क्यूजीन। मैं जब नेपाल गया था तो मैंने स्पेशली एक रेस्टोरेंट ढूंढा, उसका नाम याद नहीं है मुझे। तो रेस्टोरेंट ढूंढ के मैंने जो है थकाली क्यूजीन खाया, और स्पेशली मैंने वो ड्राइड मीट खाया। अच्छा ड्राई मीट को पकाया उन्होंने, और इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा आउट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए मुझे 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। अच्छा। हाँ, उनके Right. वहाँ पे रेस्टोरेंट पे बेसिकली वहाँ थालियाँ ज़्यादा चलती हैं, थाली सिस्टम है नेपाल में। नेपाल में। थाली सिस्टम है, अगर आप रेस्टोरेंट पे भी जाएंगे तो आपको थाली सिस्टम में ही आपको खाना मिलेगा। और कोई पर्टिकुलर क्यूजीन आपका कोई फेवरेट हो? मुझे असमीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या होता है उसमें? उनकी उनकी कई चीज़ें हैं। उनका एक चावल आता है, जोर भात बोलते हैं उसको, अच्छा। बहुत मीठा और बहुत बढ़िया चावल है। मुझे गुजराती बहुत पसंद है, ओके। अगर आप कहें तो, क्योंकि खाना हल्का सा मीठा होता है, हम्म। एंड आई हैव अ स्वीट टूथ। ओके। तो देखो क्विजीन तो मुझे सारी पसंद है यार। Right. मैं कहूँ कि अगर अगर मैं कहूँगा ना, मेरी नज़र में क्विजीन का बादशाह अगर कोई है तो 2 क्विजीन को मैं नाम दूंगा। एक है आपका अवधी, और दूसरा आपका कश्मीरी। कश्मीरी में वो मुगलई आ जाता है? देखिए सर, मुगलई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अच्छा। अगर मैं बोलूँ आपको तो। ओके। मुगल्स कुछ नहीं खाते थे, हम्म, अगर आपको देखा जाए। अगर आप अकबर को ही ले लेते हैं तो अकबर खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाता था। अच्छा, जहांगीर खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाता था। ये कैसे सर? हिस्ट्री आईने अकबरी बताती है। अच्छा। मुगलई नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ये सब हम जैसे उस टाइम पे जो खानसामा होते थे, हाँ, उस टाइम पे खानसामा होते थे। उस टाइम पे जो लेवल्स होते थे ना, मसालची, हाँ। जिसे आप कौमी बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, मसालची बोलते थे उन्हें। मसालची। वहाँ जो बर्तन मांजता था उसको भी मसालची बोला जाता था। अच्छा। फिर मसालची हो जाता था, फिर अकाबदार हो जाता था, फिर आपका खानसामा हो जाता था। ऐसे पोस्ट होती थी उस टाइम पे, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो। अच्छा। तो मुगलई नाम की कोई क्यूजीन है ही नहीं, ओके। ठीक है। ये सब हम जैसे जो पुराने लोग हैं उनके बनाए हुए लफ्ज़ हैं, जो कि आपका
मुगलाई के नाम से फेमस होना चालू हो गया। तो जैसे वो खान सामा ये लोग हुआ करते थे, ये नाम दिया करते थे हाँ कि मुगलई। हाँ, अच्छा। ये मुगलाई है। अब कोरमा है, अब कोरमा है या स्टू है। कोरमा अवधि में भी बनता है, स्टू अवधि में भी बनता है, तरीका अलग है, मसाले अलग है। सारा खेल तो मसाले का है यार इसके अंदर। बिल्कुल, खाने के अंदर सारा खेल मसाले का है। मैं एक्चुअली सर मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, मैं जब बाहर रह रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब कढ़ाई खाई थी, क्या खाया था आपने? हाँ, मैंने हांडी कढ़ाई हांडी। हाँ जी। तो इतना ज़बरदस्त, मतलब जो मसाले डाले हुए हैं, जो फ्लेवर्स जिस तरीके से मतलब उसमें थे, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने देखिए ऐसा खाना पाकिस्तानी मुझे अगर लगता मैं है खाना दिल्ली में भी कहूँ नहीं खाया तो, हुआ। अगर हम दिल्ली को ही ले लेते हैं, दिल्ली में 90% लोग जो है पाकिस्तानी है ना। 47 में ही आए ना, हाँ, हम लोग खुद 47 में आए। अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया, राइट। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मेरे दादा दादी पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे। वहाँ की भी कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो कि लॉस्ट हो चुकी हैं। अगर मैं किसी को बोलूँगा ना छिट, किसी को पता छिट? बहुत कम लोग होंगे जिनको छिट के बारे में पता होगा, बिल्कुल नहीं, या नाम नहीं सुना होगा। किसी को बोलूँगा बगोचा, नाम नहीं सुना होगा। आनी, ये सिंधियों की डिश है। ये मैं सिंधी हूँ सर। आनी पता? नहीं, सेल मानी एक होता है। सेल मानी अलग है, हाँ, सेल मानी अलग है। हाँ, आनी नहीं पता होगा। आनी अपने पेरेंट्स पूछना आप कि आनी क्या होती है, ओके। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि लॉस्ट हो चुकी हैं। सही बात है। अब लोग, आपको पता सिंधी ठीवण क्या होता? नहीं पता ना। यही आजकल की जनरेशन है। बुरा मत मानना मेरी बात, हाँ, मैं सच नहीं, बोल रहा सही हूँ। बात है सर। पता ही नहीं है, इतनी सारी रेसिपीज पता ही नहीं है। 2-4 रेसिपीज के नाम पता है बस। सिंधियों में। हमारा एक सिंधी कड़ी बनता है, हाँ, दाल पकवान दाल बनता है, पकवान, हाँ, सेल मानी मेरे को हाँ, पता है, कोकी हो गया। कोकी, कोकी तो नॉर्मल रोटी हो गई आपकी, मसाला वाली। और ये टुक टुक आलू हो गया, आलू जो टुक, आलू टुक। हाँ। ये अपना ये 4-5 चीजें पता है हमें। भे उसके खाएं, भे, हाँ, भे भी पता है, पता है भे ना। भी, हाँ। हाँ। तो राइट। यही चीज है हमारी की। अरे मैं तो कहता हूँ जो बच्चे बाहर जाने को कहते हैं, मैं कहता हूँ पहले भैया अपना हिंदुस्तानी खाना तो सीख लो पूरी तरीके से। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप मान के चलो, नहीं तो 100 डिफरेंट क्विजीन्स हैं। बिल्कुल। मैं भी कम ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद पानी चेंज हो जाता है। पानी चेंज होने से खाने का टेस्ट बदल जाता है। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम सर पहाड़ पे ही चले जाते हैं यहाँ पे, तब इतना फर्क आ जाता है खाने का। बिल्कुल। जब यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में खा रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि अगर आप पहाड़ों पे जाके खाते हैं, उत्तराखंड में कहीं जाते हैं या हिमाचल में, आपको भूख बढ़ जाती है। आपकी भूख बढ़ जाएगी, वही, क्योंकि पानी का फर्क है। सही बात है। वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द फूड। 2 चीजें, पानी और नमक। सही बात है। अगर नहीं है खाने के अंदर तो खाने का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। और नमक का भी एक तरीका है डालने का, जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। अच्छा, नमक भी डालने का तरीका आपके ऑटोमेटिकली खाने में ऑटोमेटिकली स्वाद आ जाएगा। नमक को डालने का तरीका? नमक को डालने का आपने वो देखा है नुसरत? वो अलग चीज है, वो एक अलग शोशा है। हम कहेंगे शोशाबाजी है। राइट। वो एक शोशाबाजी है। वो तो एक मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए उन्होंने किया। बट नमक को भी डालने का एक अलग से तरीका है, क्योंकि नमक के बिना खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी मसाले डाल लो, आप कितने दिन मीठा खा लोगे मुझे ये बताओ? वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। कोई व्रत रखता है तो एक ही दिन में फेडअप हो जाता है मीठा खा के। मगर नमक एक ऐसी चीज है जो कि खाने का बादशाह है। सही बात है, उसके बिना तो खाना कुछ भी नहीं है। और बेस्ट है आज की तारीख में सेंधा नमक। सेंधा नमक, आप सेंधा नमक खाइए, आपका कभी बीपी हाई नहीं होगा। अच्छा। आप ये नॉर्मल नमक जो खाते हैं, जो आयोडाइज्ड नमक है, ये सब जहर है। द बेस्ट इज टू हैव सेंधा नमक। राइट। मेरे अपने घर में सेंधा नमक इस्तेमाल करता हूँ। और सर जो ये पिंक सॉल्ट, ये सब शोशाबाजी है। खाली कंपनी इसको बेचने के लिए चाहिए पिंक सॉल्ट। क्या है पिंक सॉल्ट? काला नमक ही तो है। आप काला नमक पीसोगे ना, आपको दूर से तो काला नजर आएगा, पीसने का तो पिंक हो जाएगा। अच्छा। हिमालयन सॉल्ट, ग्रे सॉल्ट, फलाना सॉल्ट, ढमकाना सॉल्ट, नमक तो नमक ही है यार। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट क्या है? सेंधा नमक ही तो है ना। सही बात है। ये तो जस्ट वो कहते हैं ना, मैं कहूँगा बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। जो सबसे बेस्ट नमक है वो है सेंधा नमक। मैं अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर, अपने घर के अंदर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करता हूँ। सही है। सर थोड़ा ये भी बताइए, जैसे अभी आपने डिशेस के बारे में बताया, आप हैं पंजाबी हैं आप? हाँ बिल्कुल।
तो कुछ पंजाबियों के लिए बताइए कोई ऐसी डिशेस जो पता नहीं है लोगों को, लॉस्ट डिशेस हो कुछ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, छिट है, हम्म, अपना बगोचा है। कैसे बनता है सर, ये क्या होता है? देखिए, छिट बनती है, मसाला है, सिर्फ मसाला है, वो कुछ नहीं है, और सूप है बेसिकली काइंड ऑफ, और उसको चावल के साथ खाया जाता है, और खाया जाता है सर्दियों में। अच्छा। और उसके लिए सबसे मेन चीज़ है बादाम, उसकी बुनाई। हम्म। अगर वो मसाला भुना नहीं होगा, अदरक लहसुन भुना नहीं होगा, उसमें प्याज नहीं डलता, अगर भुना नहीं होगा तो बन नहीं पाएगी। वो पूरा ब्राउन हो जाना चाहिए भूनते भूनते बादाम के साथ, फिर वो बनती है। अच्छा। और उसको खाया जाता है चावल के साथ, उसका कॉम्बिनेशन ही चावल है। हम्म। और बगोचा जो है, बेसिकली बगोचा खाया जाता है आपका, वो चावल की सब्जी होती है, चावल बड़ी, जो पंजाबी बड़ी होती है, अपना जो अमृतसरी बड़ी बनती है उड़द की, उसके साथ बनता है। मसाला भुना जाएगा, अदरक प्याज लहसुन भुना जाएगा, चावल भुने जाएंगे, उसके अंदर बड़ी भुनी जाएगी, फिर उस पर पानी डाल के चावल को पकाया जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये है बगोचा। ठीक है, तो अब ऐसी कई रेसिपीज हैं हमारी पंजाबियों की, जो कि पकोड़े की सब्जी बनती है हमारे। अब कोई लोग कहते हैं पकोड़े की तो कड़ी भी बनती है ना। वो कड़ी तो अलग हो गई ना, हाँ। पकोड़े की सब्जी भी बनती है। अच्छा। आप छोटे छोटे पकोड़े बनाओ, पाला के उसकी सब्जी बनाओ मसाले के अंदर, क्या मस्त बनेगी। अच्छा, सही बात है, करना चाहिए सबको ट्राई जो देख रहे हैं। कई सर्च चीजें करिए थोड़ा और कई रेसिपीज बनाइए। है, कई रेसिपीज है। अब हमारा, आप अगर मैं एक और नॉनवेज में बात करूं, तो नॉनवेज के अंदर हमारे पंजाबियों में जो बनता है, कई, अब पता नहीं लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, मैं तो कई बार चिकन बनाता हूँ सीताफल डाल के। अच्छा। बहुत, उससे ऐसा कोई चिकन करी नहीं बन सकती। बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। मैं कह तो रहा हूँ आपको, करेले कीमा और करेले खाओ, पंजाबियों के अंदर बनते थे। कीमा करेले का मजा ही अलग है। तोरी और मीट खाओ, अलग ही कॉम्बिनेशन है। गोभी और मीट खाओ, अच्छा। आपको अलग पता लग जाएगा कि क्या खाना, क्या टेस्ट होते थे पहले ज़माने में, बुजुर्ग हमारे क्या खाते थे। ये चीज़ें ना आज की तारीख में लुप्त हो चुकी हैं। अब लोगों को पता है मटन करी खानी है, हांडी मीट खाना है, या अपना क्या कहते हैं राड़ा खाना है। अब राड़ा को ही ले लो, असल में राड़ा है क्या? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ राड़ा क्या है, राड़ा कीमा है क्या? नहीं, राड़ा मीट असल में बनता था रड़िया होया। रड़िया होया पंजाबी का मतलब होता है पूरी तरह से भून भान के मटन अपनी हड्डी छोड़ जाए। अच्छा। मटन भूनते भूनते अपनी हड्डी छोड़ जाए और वो छोटे छोटे पीसेस में बट जाए, पूरी तरह रड़ा हुआ जिसे कहते हैं, वो होता था राड़ा मीट। अब तो क्या होता है, कीमा डाला, पीसेस डाले, ग्रेवी में भुना, काम हो गया। वो दैट इज नॉट एट ऑल राड़ा मीट। अच्छा। राड़ा मीट है जो पूरी तरह से भून भून के काला हो जाए। राइट, सही है सर। ये हमारी ओल्ड रेसिपी है। बिल्कुल। अब बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं कहूँगा, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो कई हम जैसे शेफ्स भी हैं जिनको नहीं पता, बिकॉज जो नई जनरेशन आ रही है आज की तारीख में, उनको वो है ना, कहते हैं घोड़े के आगे कान के पीछे वो लगा दिए, उनको उतना ही पता है जितना सिखाया गया है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप R&Ds करो, आप खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद ट्रायल्स करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सही बात है। क्योंकि पहले ज़माने में हमने भी अपने गुरुओं से ऐसे नहीं सीखा यार, हमने भी हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के, पता नहीं कितनी सिगरेट की डब्बियां पर ला के हमने सीखा। सही बात है सर। कोई नहीं सिखाता, खुद ही सीखना पड़ता। खुद ही सीखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो अब थोड़ा बात करते हैं स्ट्रीट फूड के ऊपर भी करते हैं। बिल्कुल। और जो बहुत सारे न्यूज़ आ रही हैं फूड के ऊपर आजकल, जैसे कि आ रहा है कि पनीर बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है मार्केट में, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको अगर कोई पनीर खरीदना है तो कोई रेप्यूटेड जगह से खरीदिए, सबसे बड़ी चीज़। और आपको पता लग जाएगा, पनीर में ना कई क्वालिटी आती है जो कि 46 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता। 46, 48, 50, 52, ये क्या है? दैट इज द परसेंटेज ऑफ फैट। ओके। 48 नंबर है कि 46 नंबर है कि 50 नंबर है कि 52 नंबर है, लास्ट होता है 54 नंबर, 54% फैट।
अच्छा, एक दो दुकानें हैं मैं जानता हूँ जो कि 56% से 58% तक का फैट देते हैं पनीर के अंदर। तो वो सही है। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी। मगर आप उसको टिक्के में नहीं लगा सकते, तंदूर में नहीं लगा सकते, बिकॉज वो झड़ जाएगा, अच्छा, इतना सॉफ्ट होता है वो। हम लोग जो है 50% तक का फैट वाला देखते हैं, जो कि हमारा तंदूर में भी चल जाए राइट, और हमारा इंडियन करी में भी, या काम आ और जाए। हमारे जो इंडो फ्यूजन्स हैं हम्म, उसके अंदर भी हमारा काम आ जाए। 50-52% तक का जो फैट होता है, दैट इज गुड टू यूज इन योर क्यूजीन। अच्छा, वो पता लगता है, हम तो खैर हाथ से देख के बता देते हैं, मैं तो हाथ हम्म, से देख के बताता हूँ कि कितना परसेंट फैट है इसके अंदर, ओके। कि ये 48 नंबर है कि 46 नंबर है कि 50 हम्म, नंबर है कि 52 नंबर है। वरना आप किसी ब्रांड से अगर खरीद रहे हैं तो पीछे दिया हुआ हाँ होता है, ऐसा दिया होता होता है उसके अंदर। अगर आप है। अमूल का ले रहे हो तो उसके पीछे दिया होगा कि इतना हम्म, परसेंट फैट होगा। हाँ, तो अब अमूल के तो छोटे छोटे पैक्स आते हैं, वो हम्म, हमारे को नहीं फिजिबल नहीं है, बिकॉज ये हम्म, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हमें। सही बात है। अच्छा पनीर अगर आप लेंगे तो 300-320 रुपये किलो आपको मिल जाता है। हम्म, वो एक अलग जगह का, हर जगह का अलग अलग रेट्स है, हर जगह का अलग अलग क्वालिटी है। हम्म, अगर आप पहले ज़माने में अगर हम कहते थे तो पनीर दूध को फाड़ना बुरा अपशगुन माना जाता था। ये तो अच्छा, पोर्चुगीज़ लेके आए चीज़, हाँ, कॉटेज चीज। कॉटेज चीज़। तो ये पोर्चुगीज़ लेकर आए तो उसके बाद से ट्रेडिशन बन गया पनीर का हमारे इंडिया के अंदर। और वेजिटेरियन वालों के लिए तो ये नॉन वेज ही है। अब चाँप आ गई, सही बात है। है ना? तो ये चाप चीज, बहुत तेजी से ग्रो हुई है, हाँ मतलब ग्रो हुई स्पेशली। है, बट अब डाउन भी आ गई है, हम्म, अब लोगों के मुंह से उतर गई है। मॉक मीट कहते हैं इसको, है ना? आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी, हम्म, बट अगर आप चाप बनते देख लेंगे, आप कभी जिंदगी में चाप खाएंगे नहीं, ये गारंटेड है। ऐसा क्यों? है कोई प्रोसीजर उसका ऐसा होता है। थोड़ा बताइए सर। देखिए, उसको आटे को गूंद के पहले धोया जाता है, हम्म, फिर उसके बाद उसको रैप किया जाता है, स्टिक्स के ऊपर बैठ के रैप करते हैं। कई तरीके हैं उसको करने वाले। अच्छा, अब तो खैर मशीनरी आ गई है, हम्म, और पहले ज़माने में तो उसको हाथ से ही किया जाता था सब कुछ। हम्म, बट ये है कि अब मैं पर्सनली चाप कभी नहीं खाता, अच्छा, नेवर। तो आपने बनते हुए देखी थी? मैं बनते भी देखी, बनाई भी है, अपने हाथ से चाप बनाई है मैंने, शायद मेरे फ़ोन के अंदर फोटो भी होगी, मैंने अपने हाथ से चाप बनाई है। तो अगर कोई बनते हुए देख लेगा तो चाप नहीं चाप खाएगा? नहीं खाएगा। आप अभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो ऐसे सब? नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, अच्छा। ये कंट्रोवर्सी बन जाएगी। राइट, कि चाप बेचने वाले भी बहुत लोग हाँ बिल्कुल, वही ना, फिर कमेंट्स में मुझे और आपको गालियां पड़ेंगी। बिल्कुल। वही ना। तो राइट। ये है कि इट्स एन अनहेल्दी फूड। हम्म, मैं एक सीधा एक लाइन में आपको इसका आंसर दूंगा, हम्म, चाप इज अ अनहेल्दी फूड, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। हम्म। और बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रीट फूड में बहुत ज्यादा फेमस। दैट इज टोटली ग्लूटन। बस सीधी सी एक बात बता दो, ग्लूटन है वो, सीधा सीधा। कलर भी लगाया जाता है सब चापों कुछ पे, किया जाता है, कलर भी सारा। लगाते हैं, हर चीज लगाते हैं उसके अंदर, चाप के अंदर हर चीज का यूज होता है उसके अंदर। आजकल तो मसाले वाली चापें भी बनने लग गई हैं, और फ्राइड चापें भी मिलने लग गई हैं। हम्म, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कोई कहता है आटे की चाप है, और आटे की चाप बनती नहीं है। अच्छा, सोयाबीन, आटे की चाप नहीं बन सकती? हाँ, सोयाबीन के आटे की चाप कहते हैं बनते हैं। और सोयाबीन के आटे की चाप जो है ना, उसमें टेस्ट ही नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मिक्स करते हैं मैदा, आटा और सोयाबीन का आटा मिक्स करके तब चाप बनाई जाती है। राइट। और सर, आपका मोमोज पे क्या टेक है? मोमोज के ऊपर जो है, देखो आजकल तो बच्चों को मोमोज हम्म, चाहिए ही चाहिए। हम्म, मैं कहता हूँ खाओ मोमोज यार, ऐसी बात नहीं है मत खाओ, हम लोग भी बेचते हैं, खाते हैं, और ढंग बट की जगह से खाओ ढंग की पहले। जगह से खाओ। स्ट्रीट में खाओ, बट ऐसी जगह देखो जहाँ पे अच्छे हो, साफ सफाई हो। हम्म, मोमो का सारा खेल उसके पत्ते के ऊपर है। वो जो पत्ता, जो कि हम तो पत्ता बोलते हैं, हम्म, जो बेला जाता है, जो मैदा का डो बेला जाता है, वो पतला होना चाहिए। ऊपर जहाँ पे उसका पिंच किया जाता है वो पतला होना चाहिए, खाली मैदा मैदा नहीं होना चाहिए। सही बात है। उसका भी एक तरीका है, उसकी फोल्डिंग का तरीका है, उस हिसाब से मोमोज खाओ आप। मोमोज में कोई नुकसान नहीं है यार। अब तो आजकल तो आटे के मोमोज भी मिलने चालू हो गए, हाँ, वीट वीट मोमोज। मोमोज एंड ऑल सब। सही बात खाओ है। ना यार वीट मोमोज, क्या प्रॉब्लम है?
बट रेप्यूटेड जगह से खाओ, अच्छी ऐसे। जगह से खाइए। अब जो लोग ऐसे सस्ता 30-30 जो रुपए 50 के रुपए में आपको 10 मोमोज दे रहा होगा, वो क्या बेचेगा बेचारा? उसको खुद भी कमाना है हाँ, और घर भी चलाना है। आप वो चीज़ देखो कि आपको अच्छी जगह में हो, वहाँ खाओ, बेशक थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो बट अच्छा मिलेगा अच्छा मिले। उससे। मोमोज भी बनाने में कई तरीके हैं। असली मोमोज जो बनते हैं वो तो झोल मोमोज होते हैं, आपने सुना ही होगा। हाँ, झोल मोमोज बहुत बार खाए भी हैं खाए हमने। होंगे आपने। बेसिकली नेपाली ही बनाते हैं ये। हाँ, अच्छा। हाँ। तिब्बतियन हाँ, तिब्बतियन भी डिश बनते हो हैं। गया। हाँ बिल्कुल, तिब्बतियन बनते हैं। अब लाफिंग को ले लो आप। लाफिंग, ये सर सारी डिशेज आप बोल रहे हो ना, मजनू मजनू का के टीले टीला में फेमस है, वहाँ पे बहुत मिलती है। बहुत फेमस है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सोफी रेस्टोरेंट करके, तो हमने ना वहाँ पे खाया था। अच्छा, लाफिंग ये खाया था हमने झोल मोमोज झोल मोमोज, उसके, और एक थे डेविल मोमोज, वो स्पाइसी बहुत होगा। स्पाइसी, पर क्या जबरदस्त थे वो, उसका टेस्ट देखिए वैसा मुझे और कहीं पे मैंने हाँ, जगहों पे ट्राई किया बट मेरे को वैसा टेस्ट नहीं मिला मैंने कहीं पे। आपको क्या बोला, सारा खेल जो है ना उसके डो का है। अंदर की जो स्टफिंग है वो तो है ही है, चलो वो उसके बिना भी टेस्ट नहीं आएगा, बट जो सारा खेल है वो डो का है, कि डो किस हिसाब से लगाया गया है उसका, सही बात है। मोमोज का, कि उसमें लचक कितनी है, उसको बेलने के बाद उसको आप कैसे संभाल सकते हो, आप उसको फोल्ड कर रहे हो तो कैसे फोल्ड कर रहे हो, सही बात है। ये सारा खेल है। अब मैं कई जगह से देखा है, मैंने मोमोज देखे हैं। मैं तो मोमोज नहीं खाता, आई लाइक डिमसम्स, ओके। दैट इज क्रिस्टल डिमसम्स, मुझे वो बहुत पसंद है। बट हाँ, मोमोज का जो है अगर पतला में देख, वो तो हमें खैर आंखों से देख के पता लग जाता है कि इसका जो शीट है वो पतली है कि मोटी है। ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है ना, दैट इज हार्मफुल। अच्छा, मोमोज के ऊपर जो मोमोज लेयर बन गया मोमोज, सपोज अगर हम वेज मोमोज देते हैं, एक ही शेप ज्यादातर होती है, जो कि बटरफ्लाई मतलब शेप में है, उसके अंदर क्या ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वो चीज जो है, दैट इज द मेन हार्मफुल थिंग इन दैट। तो सर ऐसे तो वो डिमसम्स के अंदर भी होता है। डिमसम्स के अंदर इतना नहीं होगा आपको, डिमसम इज अ स्टार्च, यही तो फर्क है, दैट इज पोटैटो स्टार्च और व्हीट स्टार्च। ओके। दैट बिकॉज ऑफ स्टार्च वो जो है क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल मीन्स अंदर से नजर आने वाला, हाँ, नजर आता है, राइट। यही फर्क है ना। मोमोज में और डिमसम में फर्क है। डिमसम्स जो है बेसिकली क्रिस्टल डिमसम्स होते हैं। अब लोग मोमोज को ही डिमसम बोलते हैं, नहीं, यही तो फर्क है इसके अंदर। डिमसम्स आर मेड विद स्टार्च। सो डिमसम्स की बात हो ही रही है, पैन एशियन के अंदर ही आ जाता है ये। तो दिल्ली में सबसे कुछ बढ़िया आप जगह अगर रेकमेंड करोगे पैन एशियन के लिए? मामा गोटो। मामा गोटो मुझे बहुत पसंद है पैन एशियन के लिए। एक पापाया था पहले, पता नहीं मेरे को काफी टाइम हो गया, शायद है अभी पापाया है, हाँ। शेफ प्रकाश होते थे वहाँ पे। अच्छा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, उसकी तो ब्रांचेस भी आए थे। पापाया मुझे बहुत अच्छा लगता गुड़गांव में भी। हाँ, मुझे गुड़गांव में ही की बात कर रहा हूँ। एक और था, एच से नाम था, मैं नाम भूल गया यार, साकेत में है वो। अच्छा, दैट इज जापानीज बेसिकली। बोबा टी इंट्रोड्यूस उन्होंने की थी। हाराजोकू शायद, है ना, हाराजोकू। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस फॉर पैन एशियन। अच्छा, दीज आर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, राइट। ठीक है। तो और है, और भी हैं यार। पहले एक ज़माने में ना, मैं एक ज़माना क्या करूँ, मैं 8-10 साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था मॉडल टाउन के अंदर, दिल्ली मॉडल टाउन में, राइट, जिसका नाम था ड्रैगन हक्स। अच्छा। हम बच्चे होते थे तब से वो रेस्टोरेंट चल रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ यार, वो बंदा चला गया कहीं। उसके जैसी चॉपसॉय, उसके जैसा हाका नूडल्स मैंने आज तक नहीं खाया और ना मैं बना पाया। ये लोग चाइनीज चाय पीते थे वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने एक बार वो चाइनीज चाय भी पी उनके वहाँ पे जाके। उस बेचते नहीं थे उस चाय को, बट बीइंग अ कस्टमर उन्होंने मैंने एक बार टेस्ट करी उसमें। अरे मुझे समझ नहीं आया, वो उस टाइम तो खैर मैं शेफ नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया वो चाय में था क्या। अच्छा। तो अब हाँ, अगर अब मिल जाए ना तो मैं बता सकता हूँ हाँ उसके अंदर क्या था। मतलब उस रेस्टोरेंट को मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ, ड्रैगन हक्स को। बहुत बढ़िया, शायद अगर उनके ओनर देख रहे हो, शायद देख लें तो मैं कहूँगा भैया मुझे कांटेक्ट करो, एक बार दोबारा खुलवा देते हैं तुम्हारा रेस्टोरेंट। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सर।
अच्छा, काफ़ी हमने बातें करी, अब बात करते हैं ग्रेवीज़ के ऊपर, जो कि अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ग्रेवीज़ किस तरीके से बनाई जाती है रेस्टोरेंट में और कितने दिनों तक स्टोर करी जाती है? और जैसे कहा जाता है कि 2-2 3-3 दिन तक अगर स्टोर करी जाती है, तो क्या वो सही है यूज़ करना वापस? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इसका जवाब मैं बहुत सीधा सा दूंगा। आपके घर में खाना बनता है? बिल्कुल। बनता है। क्या आपके यहाँ जो रात को सब्जी बच जाती है अगले दिन मम्मी फेंक देती है? नहीं, कभी बार यूज़ हो जाती कंज्यूम है। होते हैं। हाँ। सुबह पराठे के साथ खा लो या कुछ कर लो। सेम होटल का हिसाब है या रेस्टोरेंट का हिसाब है। सेम डे की ग्रेवी में कभी टेस्ट नहीं आएगा, चाहे वो मटन करी है, चाहे वो दाल मखनी है, चाहे वो टोमेटो ग्रेवी है, चाहे वो वाइट ग्रेवी है, चाहे वो वेज ग्रेवी है, चाहे वो चॉप मसाला है। अच्छा। दीज ग्रेवीज नीड्स मैच्योरिटी। तो अगले दिन उन्हें अगले दिन हम एक दिन पहले बनाते हैं और अगले दिन यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी। अच्छा। क्योंकि जो हमने मसाला डाला है वो मैच्योर होगा और अगले दिन यूज होगा। दाल मखनी आप कभी खा लो सेम डे, आपको फर्क टेस्ट ही नहीं आएगा। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, मटन बनता था घरों में, अगले दिन उसको खाते थे। क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बासी अच्छी लगती हैं, जैसे कड़ी ले लो, आप खा लो अगले दिन खा लो बहुत अच्छी लगेगी। आप सरसों का साग ले लो, सरसों का साग तो आज भी मेरे घर में पड़ा हुआ है, मौसम जा चुका है, फ्रीजर में डीप करके पड़ा हुआ है। राइट। आई लाइक साग वेरी मच। उसको निकाला, थोड़ा सा निकाला, थौ किया, तड़का लगाया, खा लिया, बॉईल करके रखा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आती है रख रखाव, कि हम कोई भी शेफ अपनी ग्रेवीज को किस तरह से संभाल के रखता है। ग्रेवीज क्या है? उसका बच्चा है यार। एक शेफ के लिए उसका खाना उसका बच्चा होता है। सही बात है। और अपने बच्चे को कोई बुरा कहेगा ना तो माँ बाप उसको कहेंगे किसकी ना खा लो देड़ दो। इट्स अ रियलिटी। ट्रू। अब खाने को संभाला कैसे जाता है? बेसिकली हर रेस्टोरेंट्स के अंदर टैगिंग लगाई जाती है, और का तो पता नहीं, मेरे यहाँ तो यही है कि ये जो है इस तारीख को बनी है, इस तारीख की उसकी एक्सपायरी है। अच्छा। मैक्सिमम वैसे तो चलती नहीं है 2 दिन से ऊपर ग्रेवी। कोई कहता है महीना महीना चलाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, रनिंग रेस्टोरेंट में ना? रनिंग रेस्टोरेंट में एक दिन बनी, अगले दिन शाम तक खत्म हो जाती है वो। सही बात है। ठीक है ना? तो उसके अंदर जो है खराब होने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरा कि आपकी ग्रेवी गर्म होने के बाद कितनी डिग्री में पड़ी हुई है, कितनी डिग्री टेम्परेचर में पड़ी है। माइनस अपना 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए और 65 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अगर इसके बीच में पड़ी है तो चांसेस बैक्टीरिया पैदा होने के हैं। दैट इज हार्मफुल। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेफ की होती है कि वो किस तरह से मैनेज करके रखता है अपने किचन को। तभी एक अच्छे रेस्टोरेंट में बिल्कुल, और एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में फर्क अब यही होता है। कई होते हैं, लोग होते हैं कि भाई रात को ग्रेवीज को बाहर छोड़ गए। अब कई हर जगह तो कोल्ड रूम्स नहीं होते ना यार, उसका भी तरीका है। फिर रात को गर्म की जाती है ग्रेवी ताकि सुबह आते आते तक हो रहे। तो धीमी आंच पे गरम करी जाती है, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कि होती रहे अपना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दाल बनाते हैं ना हम रात भर, जो उड़द दाल है अपना, दाल मखनी है, जो एक्चुअल प्रोसेस है दाल मखनी का वो 3 दिन का है। अच्छा, बताइए सर कैसे बनती है एक अच्छी दाल मखनी? मेरी रेसिपी निकलवाना चाह रहे हो हैं? थोड़ा सा बता दीजिए चलिए। देखिए, एक दिन पहले उसको सोक किया जाता दाल को, अगले दिन सुबह उसको रगड़ा जाएगा, फिर उसमें मसाले थोड़ा बहुत जो मसाले हम लोग डालते हैं वो डाल करके हम उसको तंदूर पे चढ़ा देते हैं। अच्छा। रात को तंदूर पे चढ़ाने के बाद अगले दिन सुबह आके उसका जो पानी होता है वो फेंक देते हैं हम। ठीक है। ठीक है, वो पानी फेंकने के बाद फिर उसके अंदर और सामान डाला जाता है, डाल करके फिर उसको काढ़ा जाता है, फिर घोटा जाता है, फिर उसके बाद जाके वो दाल को सर्व नहीं करता मैं, उस दाल को रख देता हूँ, वो उससे अगले दिन सर्व करता हूँ। अच्छा, फिर वही आपको मैच्योरिटी आती है दाल के अंदर। दाल अच्छा, ये चीज भी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सिंधी कढ़ी बहुत बनती है। हाँ, तो वो भी अगले दिन ज्यादा टेस्टी लगती है। क्या बोला मैंने? सिंधी कढ़ी में बेसन है, तेल है, दही तो है नहीं उसके अंदर। आपने सब्जियां डाली, गवार की फली डाली, आलू डाला, गोभी डाला, पहले जमाने में मूली भी डाला करते थे, अब मूली नहीं डालते लोग। सही बात है। ठीक है, सब्जियां अपना फ्लेवर छोड़ेगी, मेथी दाना अपना फ्लेवर छोड़ेगा, क्योंकि उसके छौके में मेथी दाना ही डलता है। हाँ, मेथी दाना डलता है। ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, मैंने बनाई है बहुत बार। हाँ, तो
उसका जो है सब्जी अपना फ्लेवर छोड़ती हैं, उस वजह से वो मैच्योरिटी पे आती है और उसका फ्लेवर नेक्स्ट डे अच्छा आता है। कोई कहेगा रेस्टोरेंट में हफ्ता हफ्ता ग्रेवी नहीं पड़ी है, अगर कोई शेफ बेवकूफ़ होगा ना, वो रखेगा हफ्ता भर ग्रेवी, या उसको पता होगा पहले ही बना के मैं उतनी रखूं जितना मेरी सेल है। मैं क्या बताता हूँ, एक रेस्टोरेंट को चलाने में और बर्बाद करने में एक शेफ का हाथ होता है। ये और ज़्यादा हम रियलाइज करते जा रहे हैं पॉडकास्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। एक रेस्टोरेंट को चलाने में ना एक शेफ का हाथ होता है। अगर आप लोग कहते हैं यार मैं तो 35,000 रुपये से ऊपर दे नहीं सकता, भैया 35,000 रुपये में जो है ना एक एग्जी शेफ नहीं आता, या 40,000 रुपये में एक एग्जी शेफ नहीं आता। अगर आपको चाहिए तो आप एक अच्छा शेफ रखिए जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। हाँ, हेड शेफ आ जाते हैं, हेड शेफ मिल जाते हैं 35,000 40,000 में, बट हाँ एक एग्जी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों की नॉलेज है ना, उन्हें सारी बिल्कुल। कॉस्टिंग भी क्यूजीन का की भी ध्यान नॉलेज है, रखेंगे, क्यूजीन्स, हाँ क्यूजीन की नॉलेज है। अब वो कहते हैं ना शेफ खाली लैपटॉप पे बैठ के काम करने के लिए नहीं है। अब कई शेफ्स हैं जो लैपटॉप पे बेचारे बैठ के काम करते रहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पेपर वर्क इतना हो जाता है कि उनका दिमाग उसी में ही लगा रह जाता है। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को, एक अच्छे रेस्टोरेंट को चलाने के लिए शेफ के एक अच्छे शेफ का होना बहुत ज़रूरी है। राइट। अब वही बात पे आ जाते हैं हम ग्रेवीज के ऊपर। तो ग्रेवीज शेफ उतना ही बनाएगा, अगर अच्छा शेफ होगा उतनी ही ग्रेवीज बनाएगा जिसको उसको पता है कि मेरे आज की सेल अगर 2 लाख रुपए की है तो मेरे को कम से कम 40 किलो टमाटर की ग्रेवी, 45 किलो टमाटर की ग्रेवी बनानी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? एक एवरेज। राइट। अगर वीकेंड है तो वही क्वांटिटी डबल हो जाती है। मैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में भी काम किया जहाँ पे 100 किलो टमाटर की ग्रेवी बनती थी। अच्छा। ये सब चीजें जो है ना एक शेफ पे डिपेंड करता है। सारा हाइजीन वगैरह भी मेंटेन करना, एवरीथिंग, सारी चीजें होता है सर, मेंटेन होता है इंडियन रेस्टोरेंट्स यार में। मुझे और किसी का तो पता नहीं, मेरे रेस्टोरेंट में तो मेंटेन होता है। मेरे रेस्टोरेंट में दाढ़ी अलाउड नहीं है। ओके। मेरे किचन में खास करके दाढ़ी अलाउड नहीं है। बाल छोटे होने चाहिए, कैप होना चाहिए सर पे, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए। अगर जूते पॉलिश नहीं, अगर तुमने स्पोर्ट्स शूज भी पहने तब भी कोई इशू नहीं है। चप्पल नहीं होनी चाहिए। आजकल वो क्रॉक्स चलते हैं ना, जो छेद वाले क्रॉक्स जो चल रहे हैं, नहीं होने चाहिए। मेरी किचन स्ट्रिक्ट है बहुत, मैं नहीं बर्दाश्त करता ये सब चीज़ें। मेरे किचन में प्रॉपर तरीके से सारा मेंटेन होना चाहिए। जितने भी अब तक मैं 117-18 रेस्टोरेंट्स ओपन कर चुका हूँ, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, बट मैं अपने हर रेस्टोरेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ के लिए। जिनके साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ वहाँ तो मैं विजिट पे जाता ही जाता हूँ, और जिनके साथ नहीं भी जुड़ा हुआ वो बेचारे आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, बट हाँ मैं अटेंड जरूर करता हूँ उनको। राइट सर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रैंडमली ढाबों से खाना खा लेते हैं और सस्ता खाना मिलता है वहाँ पे बहुत, तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है? देखो, अगर मैं बोलूँ ना ढाबों पे खाना खाते हैं, ढाबे का खाना बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह ताज़ा बनता है, शाम तक खत्म हो जाता है। हम खुद प्रेफर करते हैं ढाबे पे कई बार खाना, बट सस्ता नहीं होता है। आप लोगों को लगता है सस्ता है। अगर 120 रुपए की या 150 रुपए की आपको वो दाल दे रहा है, आप दाल की क्वांटिटी देख रहे हो? एक प्लेट में दे रहा है वो आपको, जिसके अंदर मुश्किल से 150 ग्राम दाल आ रही है। तो अब 150 इंटू 3 कर लो ना, 450 रुपए की दाल दे रहा है वो सर आपको, एक रेस्टोरेंट के हिसाब से। प्लेट में है, प्लेट में एक प्लेट के अंदर कितनी दाल आ जाएगी? चौड़ी प्लेटें होती है उनकी, आपने देखा होगा। अब आपने बाल्टी देखी होगी, है ना, जो दाल की बाल्टी आती है, दाल की बाल्टी के अंदर इतना खाली होता है, नीचे चम्मच डाल के देखोगे ना दाल इतनी ही होगी, वो 300 ग्राम से ऊपर दाल नहीं होगी। अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हो या ढाबे के अंदर खाना खा रहे हो, आपको बराबर ही पड़ता है सर, बस ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आता है रोटी का। वहाँ रोटी 10 रुपए की मिलेगी, वहाँ रोटी 35 रुपए की मिलेगी। सही बात, यही फर्क है बस। मगर आप अगर सब्जियों पे जाते हो यार, 220 रुपये, 230 रुपये या 300 रुपये, 350 रुपये तक मैंने ढाबे पे पनीर के रेट देखे हैं, क्वांटिटी उतनी ही है। सही बात है। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम से ऊपर क्वांटिटी नहीं है। तो वही कैलकुलेशन आ जाती है। फूड कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो उसकी फूड कॉस्ट तो 22% से ऊपर नहीं जाएगी। ढाबे की बताओ, कई जगह ढाबे पे मिक्स करके बटर भी यूज होता है, न्यूट्रीलाइट और अमूल मिक्स कर दिया और यूज करा। अच्छा, वो तो फिर सही नहीं है। देखिए, न्यूट्रीलाइट इज नॉट अ बटर,
न्यूट्रीलाइट इज मार्जरीन, हाँ वो मार्जरीन है, इट्स नॉट अ बटर। बटर के रूप में बिकता है बट इट्स नॉट अ मार्ज, इट्स नॉट अ लो फैट बटर लो कहते हैं फैट बटर लोग। बोलते हैं, इट्स मार्जरीन बेसिकली। राइट। बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट मैंने देखा है वो न्यूट्रलाइट ही यूज करते हैं, सस्ता आता है वो। सस्ता है इसलिए, सस्ता की वजह से लिखते हैं, यूज करते हैं वो बटर की जगह, बट दैट्स वेरी हार्मफुल। देखो मार्जरीन अच्छा नहीं है, आप खाओगे ना आपके ऊपर तालू पे चिपकेगा वो। राइट। अच्छा सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, अगर आप मान लो कोई ढाबे पे जा रहे हो, ढाबा छोड़ो, कोई ऐसे ही बेसिक सा रेस्टोरेंट है, आप श्योर नहीं हो कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्रेश मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा सेफ चॉइस क्या है अगर आपको ऑर्डर करना है तो? दाल तड़का, दाल तड़का। दाल तड़का मंगाओ, प्रभु के गुण गाओ, अच्छा, सबसे सेफ चॉइस है दाल तड़का। क्यों? देखो दाल तो बिकती ही बिकती है, हम्म। डेली बिकती है, और लोग दाल तड़का ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए हर रेस्टोरेंट, हर ढाबा अपने हिसाब से दाल तड़का बनाता है। कोई उड़द चना मिलाता है, कोई अपना मूंग चना मिलाता है, कोई अरहर और चना मिलाता है। हर रेस्टोरेंट का अपना तरीका है सही बात है। इसको मिलाने का। मैं तो ज़्यादा मूंग और हरा मिलाता हूँ अच्छा। इसके लिए, दाल तड़का के लिए। तो दाल तड़का इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, डेली बनेगी ही बनेगी, राइट। ताज़ी बनेगी ही बनेगी। और ज़रूरी नहीं है कि और सब्जियों में भी है, अगर आपकी ग्रेवी बनी है, चॉप मसाला बना है, यार उसमें कोई खराबी थोड़ी ना है अगर एक दिन का अगले दिन यूज़ हो रहा है तो। बट सर मतलब मान लो कि अगर हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से बनाते हैं, कुछ तो रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते ही होंगे ना जो बहुत पुराना यूज करते होंगे या गलत तरीके से वो करते होंगे। यार अगर करते होंगे तो वो गलत है, हम्म। या तो उनके यहाँ सेल नहीं है, हम्म। पड़ा है तो पड़ा है वो सामान, या उनका शेफ होता है कि भाई एक बार ही बना करके रख दिया, काम खत्म हो गया, अब उसकी सरदर्दी कम हो गई। ये चीज़ें जो है ना, मैं फिर वही बोलता हूँ गलत है। भैया पैसा तो मालिक की जेब से जा रहा है ना यार, अगर वो नहीं कमाएगा तो आपको कैसे मिलेगा? सही बात है। तो ये चीज़ जो है एक शेफ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आबाद करना है कि उसको बर्बाद करना है। राइट। सर मैंने ये भी सुना है कि पालक बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, अगर पालक पनीर कहीं ऑर्डर कर रहे हाँ हो कर सकते हैं आप। तो वो क्योंकि खराब हो जाती है बहुत टाइम तक हाँ बहुत रखे जल्दी में। खराब हो जाती है पालक। पालक की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन है अच्छा, बॉयल करने के बाद। तो वो सबसे सेफ ऑप्शन है कहीं पे भी ऑर्डर करने के लिए, हाँ, कि अगर आपको डाउट है और कि। हाँ एक दिन की पालक आप नेक्स्ट दिन खाओगे ज़्यादा स्वाद लगेगी। अच्छा। वैसे भी हम लोग पालक जो है ना भून करके रखते हैं, हम लोग कभी पालक को ऐसे रॉ कच्चा नहीं रखेंगे, हम हमेशा उसको लहसुन के साथ भून करके रखेंगे, राइट। फिर हम उसको जो है यूज़ करते हैं। परफेक्ट। क्योंकि पालक का अपना कोई फ्लेवर नहीं है, पालक का अपना कोई टेस्ट नहीं है, पालक को टेस्ट दिया जाता है, और पालक को जो टेस्ट दिया जाता है वो दिया जाता है लहसुन के साथ। अगर पालक के अंदर लहसुन नहीं होगा अच्छे तरीके से, अच्छी क्वांटिटी के अंदर, पालक के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। चाहे आप पालक मशरूम खा लो, चाहे आप पालक कॉर्न खा लो, चाहे आप पालक टोफू खा लो, चाहे आप पालक पनीर खा लो। अब इसी पालक की बात करता हूँ, अगर मैं कश्मीर में पालक खाते हैं तो वहाँ की पालक तो काट के पीसा जाता ही नहीं है, वो तो साबुत पालक के साथ बनाई जाती है। पनीर का पीस इतना बड़ा होता है कश्मीर में। कश्मीर में वाजा, उसको बोला जाता है वाजा पालक। अच्छा। या वाजा, अब वहाँ पे हाक भी बनता है, वाजा हाक अलग होता है, जो घर में वो लोग हाक बनाते हैं वो अलग तरीके से बनता है। अच्छा। तो वही बात आ जाती है कि पालक हो गया आपका, क्या कहते हैं, दाल तड़का हो गई, फिर अब अगर हम कहते हैं तो पनीर की भुर्जी हो गई, कहीं अगर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो एग भुर्जी हो गई, या एग करी हो गई। ये सब चीज़ें आप इजीली खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट। थैंक यू सर, बड़ी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी, बहुत सारी क्यूजीन्स हमने एक्सप्लोर करी। हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ ये बहुत सारी पॉडकास्ट चीज़ें करके। आपने बताई सर। हाँ थैंक यू सर। अब लास्ट में अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैड फैट शेफ हॉस्पिटैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। और देखिए दिस इज़ बेसिकली, मैं पहले बताऊंगा ये नाम मुझे कैसे मिला। एक बार किसी गेस्ट को खाना खिलाया था मैंने, एंड खाना खिलाने के बाद ही कॉल्ड मी फ्रॉम द किचन, और वहाँ से उन्होंने मुझे स्पेशली बोला द फूड विच टेस्टेड, एक पागल शेफ, पागल बंदा ही बना सकता है जो मैंने खाना खाया, और ऐसा खाना मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। तो आफ्टर दैट
ही गेव मी द नेम यू आर अ मैड फैट शेफ। तो उस टाइम मैंने सोचा था, आज से मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपने अगर कभी मैंने अपना कोई काम किया या अपना कोई रेस्टोरेंट खोला या मैंने कभी कोई कंसल्टेशन में किया, अपना काम फर्म खोली, तो अपनी फर्म का नाम था मैड फैट शेफ रखूंगा। तो अच्छा। तब से लेके आज तक मेरे जो है दिमाग में ये द मैड फैट शेफ, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। राइट। जो मेरी फर्म का नाम है द मैड फैट शेफ हॉस्पिटैलिटी है। राइट। और मेरा जो मेन, आई एम अ फ्रीलांसर शेफ। और चाहे वो ऑडिट्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट ओपनिंग हो, चाहे वो फूड ट्रायल्स हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो टर्न की प्रोजेक्ट्स हो, मैं सब करता हूँ ये। बिल्कुल। और सब स्पेशली R&Ds, Right. चाहे वो R&Ds किसी कंपनी की हो या R&D किसी रेस्टोरेंट को लेकर हो, मॉडर्न इंडियन क्यूजीन हो, फ्यूजन्स हो, सब, ईच एंड एवरीथिंग। परफेक्ट। और कोई भी अगर सर से कांटेक्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में सर की कांटेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। पैसे तो देने पड़ेंगे। वो तो है, पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ, पैसे तो देने पड़ेंगे। राइट। ठीक है सर। सर लास्ट में अब जाते जाते जो बडिंग शेफ्स हैं उनके लिए बस कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, बडिंग शेफ्स को यही कहूँगा मैं कि आप लोग खाली किताबों पे मत रहो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप किचन में काम करोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ठीक है, वो अच्छी है, बट हमारा काम प्रैक्टिकल है। राइट। हमारा काम थ्योरेटिकल नहीं है। अपनी रेसिपीज लिखो और उसको ट्राई करो, उसको बनाओ। जितने एक बार में नहीं बनेगी, सिर्फ दूसरी बार बनाओ, दूसरी बार नहीं बनेगी, तीसरी बार बनाओ। कीप वर्किंग, कीप डूइंग R&Ds, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे। राइट। वरना वहीं वो कहते हैं ना, लकीर का फकीर बन के रह जाओगे। सही बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितना एक्सपीरियंस हो, हाँ, जितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा बिल्कुल सीखने को उतना मिलेगा। ज़्यादा सीखने को मिलेगा। राइट। क्योंकि अभी तक हम भी सीख रहे हैं, हम भी अभी तक स्टूडेंट ही हैं, हम कोई मास्टर नहीं बन गए। बिल्कुल। हम भी स्टूडेंट, मैं भी यही बोलूँगा, मैं तो कॉमिक्स से भी अगर कुछ नया करता तो मैं भी उससे भी सीखता हूँ। राइट सर। बिकॉज लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यही चीज़ है बस। राइट सर। ठीक है सर, अगेन थैंक यू सो मच, आपने Thank you टाइम very much, निकाला। थैंक यू वेरी मच। आप रहते नहीं हैं वैसे दिल्ली में, हार्डली आप रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड इसी के साथ हम एंड करेंगे आज का पॉडकास्ट। थैंक यू।